प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दर्पण सूत्र को उत्तल दर्पण पर कैसे सिद्ध करें। यह जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अभी थोड़ी देर के बाद पूरा हो जाएगा। देखिए, हमें सिद्ध करना है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v उत्तल दर्पण पर। तो सर्वप्रथम एक हम उत्तल दर्पण बना लें। सर्वप्रथम एक उत्तल दर्पण बना लें। इसके भीतरी भाग को ऐसे कले कर दें। इस पर एक हम मुख्य अक्ष खींचेंगे जिसका ध्रुव यहाँ P होगा। ध्रुव को P से सूचित करते हैं। अब इस मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण अगर आपतित होता है तो दर्पण से टकराने के बाद इसका तो यह दर्पण से टकराने के बाद इसका परावर्तन होता है। क्योंकि इधर कले किया हुआ है, यह परावर्तन होकर के यह किरण ऐसे मुड़ जाती है। लेकिन यहाँ जो पर्यवेक्षक खड़ा है उसको मालूम पड़ता है कि यह जो किरण आ रही है वह किरण फोकस से होकर के आती है। यानी यह किरण इसको मालूम पड़ता है कि यह फोकस से होकर के आती है। यहाँ कोई एक वस्तु है, वस्तु को हम A और B से सूचित करते हैं। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके लिए पुनः एक किरण हमको ये यहाँ से वक्रता थी, क्यों ऐसा नियम है दर्पण का कि अगर कोई किरण वक्रता त्रिज्या से होकर के गुजरती है तो पुनः वह उसी पथ से वापस आ जाती है। अगर यह वक्रता त्रिज्या से टकराती है तो पुनः जिसी रूप में यह जाती है उसी पथ से वह पुनः वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ दर्पण है, कले किया हुआ, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है। आप इसको डॉट डॉट के रूप में आप दर्शाएंगे तो और अच्छी रहेगा। ठीक है। जहाँ पर यह दोनों किरण मिलता है वहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है। इस वस्तु AB वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब बनता है A' और B'। इसका नाम ले लिए प्रतिबिंब का। अब चलिए हम शुरुआत करें। अगर भाषा इतनी बात अगर लिखते हैं तो ये लंबा हो जाता है, इसीलिए आप सीधा मान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ इसको हम M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं। Mn कोई उत्तल दर्पण है। माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है। चलिए, तब इस Mn के उत्तल दर्पण पर आप पहली बात देखेंगे, जब यहाँ से कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद पुनः फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम इसका है कि जब कोई किरण वक्रता त्रिज्या से होकर के जाती है तो वह उसी पथ पर आती हुई प्रतीत होती है।
तो इस किरण से यहाँ पर देखिए त्रिभुज हम लेने जा रहे हैं ए बी और सी में, और ए डैश बी डैश सी में, क्योंकि इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो त्रिभुज ए बी सी, डायग्राम पर ध्यान दीजिए, मेन चीज़ यही है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में, अब इन दोनों त्रिभुज को हमको करना क्या है, तो ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप बनाना है। और आप लोगों को पता है, पीछे क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि समरूप त्रिभुज तब होंगे जब दोनों त्रिभुज के दो कोण समान होंगे, तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजाएं होते हैं वह समानुपात में होते हैं। तो हम यही सिद्ध करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए इस त्रिभुज में दो कोण समान है या नहीं है, तो कौन सा कोण समान है। यहाँ देखिए, यह वस्तु कोई खड़ी एक सीध में रहती है, तो यह लंब कोण है, अर्थात ये 90 डिग्री का है। इसका जो छाया भी बनता है यहाँ पर, यह भी 90 डिग्री का ही बनेगा, एक सीध का सीधी छाया बनेगा। इसीलिए इसके लिए हम लिख सकते हैं इस कोण के बराबर ये कोण। इस कोण का नाम हम क्या लें, बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी, कोण बी डैश ए डैश सी। ये दोनों समकोण है, समकोण से या लंब कोण से। पुनः एक चीज और ध्यान दीजिए, बी ए सी ये त्रिभुज हुआ, और बी डैश ए डैश सी यही त्रिभुज हुआ, अर्थात यह जो कोण है वह दोनों त्रिभुज का यह कोण है। और जो दोनों त्रिभुज का कोण होंगे उसको क्या कहे जाते हैं, उभयनिष्ठ कहे जाते हैं, अर्थात ये दोनों कोण उभयनिष्ठ होने के कारण समान है। अब लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश उभयनिष्ठ कोण से। अब इन दोनों त्रिभुज के दो कोण समान हो गया, तो हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं एक समानुपात में होते हैं, तो इसका लंब इसके लंब के अनुपात में होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, अब इसका आधार बटा इसका आधार, यानी ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी। इसको आप फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। पुनः अब किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें दो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो पुनः अब देखिए इसमें अब किस त्रिभुज को लिया जाए। पुनः अब त्रिभुज यहाँ पर देख रहे हैं, अगर लंब खींचने के बाद मान लीजिए इसका कोई और यहाँ पर के है, ठीक, आप लिख सकते हैं त्रिभुज एम के एफ, ध्यान दीजिए, त्रिभुज एम के एफ और त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ में। अब इन दोनों त्रिभुज में हमें देखना है कि इसका दो कोण समान हो रहा है या नहीं। यहाँ इसको भी इस पर अगर हम लंब खींचेंगे तो क्या होगा, सीधा 90 डिग्री हुआ या। तब लिख सकते हैं कोण एम के एफ बराबर बी डैश ए डैश एफ, कोण बी डैश ए डैश एफ।
लंब कोण से। पुनः ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज देखिए एम के एफ और बी डैश ए डैश एफ में, दोनों में एफ आ रहा है, इसका मतलब एफ जो है उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो उभयनिष्ठ कोण हो गया तो इसमें दोनों का वो कोण तो दोनों समान हो गया ना। तब हम लिख सकते हैं ना कि के एफ एम या एम एफ के, क्या एम एफ के इक्वल बी डैश ए डैश बी डैश एफ ए डैश बी डैश एफ ए डैश उभयनिष्ठ कोण से। उभयनिष्ठ है, तो जब दो उभयनिष्ठ हो गए, दो कोण अब समान हो गया, इसका मतलब यह दोनों त्रिभुज भी समरूप है। अतः त्रिभुज एम के एफ समरूप है त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो पुनः हम लिख सकते हैं इसकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगे, अर्थात इसका लंब उसके लंब के अनुपात में होगा, यानी एम के बटा बी डैश ए डैश, एम के बटा बी डैश ए डैश बराबर के एफ बटा ए डैश के एफ बटा ए डैश एफ। इसका आधार क्या है, इसका आधार हो ना ए डैश एफ। अब एक बात ध्यान दीजिए, एम के यह एम के क्या है, इस पर हम लंब खींचे हैं, किस पर से, बी एम पर से हम लंब खींचे हैं ए सी पर। आपको बताया गया किरण जो है यह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, इस ए सी के समानांतर यह किरण गई है बी एम किरण। तो समांतर रेखा के हर जगह बीच की दूरी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यह लंब और यह लंब दोनों ही समानांतर, दोनों समानांतर रेखा को ही दूरी बता रहा है, अर्थात ए बी बराबर के एम, नहीं के एम। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बटा, नहीं तो भाषा के लिए चलिए लिख देते हैं ए सी समानांतर ए सी समानांतर बी एम है, ए बी समांतर बी एम रेखा है, इसीलिए ए बी बराबर एम के, ए बी बराबर एम के। इसीलिए एम के जगह पर अब ए बी हम लिख सकते हैं, एम के बराबर ए बी, इसलिए एम के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं। इसीलिए ए बी बटा बी डैश ए डैश बराबर के एफ बटा ए डैश एफ। ये हो गया सेकेंड समीकरण। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों समीकरण मुझे प्राप्त हो गया। एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि यह जो अभी यह दर्पण अभी इस व्हाइट बोर्ड पर बनाया गया है वह बड़ा दर्पण बनाया गया है, लेकिन कभी भी सिद्ध करने के लिए छोटा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जब ये दर्पण यह छोटा होगा, दर्पण जब ये छोटा होगा, और दर्पण छोटा होने के लिए अगर कहेंगे कि यहाँ से यहाँ इस पर आप लंब डालिए, तो इस पर जब लंब डालेंगे तो बिल्कुल वह दोनों सट्टा एक सीध में ही रहेगा। यहाँ थोड़ा बड़ा दर्पण है तो यहाँ पर लंब खींचने पर के और पी में आपको डिफरेंस लगता है,
लेकिन जब द्वारक छोटा होगा, यह बी एम रेखा अगर इसके बिल्कुल सट्टा हुआ यहाँ आ जाए, यह यम यहाँ पर आ जाए, तो क्या इस बिंदु पर से आप इस बिंदु पर अब रेखा लंब खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य हुआ कि P और K में जो अभी आप डिफरेंस देख रहे हैं वह कोई डिफरेंस नहीं आएगा, P और K दोनों समान हो जाएगा। जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा? यह जो आप देख रहे हैं अभी, यह M और F, यह क्या होगा? तो यह भी जो यह K पर आएगा वह पूरा यह जो रेखा है MF, यह पूरा P पर इस पर संपाती हो जाएगा। और संपाती होने का मतलब हो गया कि KF के बराबर PF, यानी KF और PF दोनों बराबर हो जाएगा। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो KF तो MF PF पर संपाती हो जाएगा। अतः MF बराबर KF, P बराबर K, यानी P और K का जो बीच का नग्न हो जाएगा, नहीं के मात्रा में रहेगा। इसीलिए अब चाहे आप KF लिखे चाहे PF लिखे, KF और PF, KF MF बराबर KF बराबर PF, तीनों यह सेम हो जाएगा। अब आपको हमें चिन्ह परिपाटी पर जाना है। चिन्ह परिपाटी से दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ देख लीजिए दर्पण ये है, वस्तु यहाँ पर है, यह आपतित किरण के विपरीत जा रहे हैं, तो क्या होगा? बस दर्पण से वस्तु की दूरी को हम क्या लिखेंगे? PA। लेकिन आपतित किरण के अगर विपरीत आते हैं तो उसका चिन्ह कौन चिन्ह होता है? माइनस उसका संकेत होता है, यानी PA बराबर -U, क्योंकि वस्तु की दूरी का संकेत क्या होता है? U, ऋण में आ जाएगा। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर, अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर? यह है प्रतिबिंब, यह है दर्पण, तो क्या हो जाएगा? आपको बताएगा P के बराबर K है, तो आप क्या लिखेंगे? P, क्योंकि K इस पर बता दिया गया आपको, ये संपाती हो जाएगा। तो यहाँ से कोई भी अगर आप वृत्त है तो जो यहाँ से यहाँ की दूरी है यहाँ से यहाँ भी होगा, इसीलिए यह दूरी यहाँ इस पर, ये रेखा इस पर आ जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं KF के बराबर ही PF है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? PA डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गया PA डैश। तो प्रतिबिंब को कौन से सूचित किया जाता है? V से, और यह आपतित किरण के ही दिशा में जा रहा है, इसीलिए इसका धन में ही इसका होगा, प्लस ही भी होगा, है ना। अब दर्पण से फोकस की दूरी, दर्पण से फोकस क्या हो गया? PF, ये भी आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इसका भी धन चिन्ह से सूचित किया जाएगा, और फोकस दूरी का संकेत F होता है, इसीलिए +F।
दर्पण से वक्रता त्रिज्या की दूरी कितना है? पी, ये वक्रता त्रिज्या है पी सी। कोई भी दूरी ध्रुव से ही नापी जाती है, इसीलिए यहाँ से आपको गिनना है पी सी। और पी सी का संकेत के वक्रता त्रिज्या का संकेत क्या होता है? आर। और ये भी आपतित किरण की दिशा में, इसलिए प्लस आर ही होगा, आर। अब चिन्ह परिपाटी मेरा तैयार है ना। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, अब देखिए फर्स्ट में का LHS जो है ए बी बटा ए डैश बी डैश है, और यहाँ भी ए डैश ए बी बटा ए डैश बी डैश है, यानी LHS दोनों समीकरण का समान है, तो दोनों का RHS भी समान होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए सी बटा ए डैश सी बराबर के एफ बटा ए डैश एफ, है ना। अब ए सी, ध्यान दीजिए डायग्राम पर आइए, ए सी। अब ए सी हमारे चिन्ह परिपाटी में ए सी नहीं है, तो क्या करें? इस ए सी को हम ऐसे दो भाग में तोड़े ताकि चिन्ह परिपाटी का संकेत हमको आ जाए। तो यहाँ ए सी को अगर हम ऐसे लिखते हैं कि पी ए प्लस पी सी, पी ए प्लस पी सी बटा ए डैश सी। ए डैश सी है इसमें? नहीं है। आइए इस पर ए डैश सी, तो ए डैश सी को हम कैसे लिखें दो पार्ट में? तो ए डैश सी को अगर पी सी माइनस पी ए डैश लिख दे तो इतना बचेगा ना। पी सी में से पी ए डैश घटा दे, पी सी और पी ए डैश है ना इसमें, तो पी सी माइनस पी ए डैश। डायग्राम को समझिए, मेन चीज यही है। के एफ भी इसमें नहीं है ना। अब भाई के एफ कहाँ है? अच्छा, के एफ बराबर पी है ना, तो के एफ और पी एफ दोनों सेम है, यहाँ दर्शा दिए हैं कि के एफ और पी एफ दोनों समान है। तो के के जगह हम क्या लिखेंगे? पी एफ इसमें है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे के के जगह लिखेंगे पी एफ बटा ए डैश एफ इसमें है नहीं है, इसको भी दो पार्ट में तोड़ेंगे। ए डैश एफ के लिए पी एफ माइनस पी ए डैश, पी एफ माइनस पी ए डैश, पी एफ पूरा में से पी ए डैश घटा देंगे तो पिछला निकलेगा ए डैश एफ, या अब पी ए प्लस पी सी। तो पी ए के लिए क्या है चिन्ह परिपाटी? माइनस यू, प्लस पी सी के लिए क्या है? आर बटा आर माइनस पी ए डैश भी बराबर है पी एफ बराबर एफ बटा पी एफ में पी ए डैश भी। अब देखिए माइनस यू प्लस आर, आपको पता है कि आर जो होता है वह फोकस दूरी का दुगुना होता है, नहीं? तो आर के लिए हम क्या लिख सकता हूँ? 2f। इसको हम फोकस में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि आर बराबर 2f होता है बटा 2f माइनस भी बराबर f बटा f माइनस भी। क्लियर है? अब हम इसको बरस गुना करेंगे, तो माइनस यू से इन दोनों को पहले कर लें,
माइनस यू से इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, या u को f से करेंगे यू एफ, फिर माइनस को माइनस से प्लस u को v से करेंगे यू भी। अब 2f से बाकी है ना, अब प्लस 2f को फिर f से करेंगे तो प्लस 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 2f को f से करेंगे 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2f को v से करेंगे 2f भी बराबर, अब इसको करेंगे 2f स्क्वायर प्लस प्लस पर 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस v को f से करेंगे vf। या अब देखिए बराबर में 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर, अगर पक्षांतर के एक तरफ माइनस में आएगा तो अगर दोनों पक्ष में LHS के बराबर ही पद और चिन्ह दोनों RHS में हो तो वह दोनों क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसी तरह 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तब क्या बचा, माइनस, ध्यान दीजिए पहले प्लस वाला को लिखिए यू भी, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, प्लस वी एफ बराबर यू भी को इधर लाइए यू एफ और प्लस बाएं से दाएं आ रहा है तो फिर चिन्ह बदलेगा ना, 2f भी, सब आ गया ना। या अब सब धन में आ गया है, अब इसको क्या करना है, u भी f से भागा देंगे ना, सबों में u, अभी देखिए इधर vf इधर और इधर भी vf बचा हुआ है, तो इसको एक जाति में ले आए, इसके बाद हम भागा की क्रिया करेंगे। या u भी प्लस या u भी बराबर यू एफ प्लस 2f भी, vf को हम इधर ले आए हैं तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। या u भी बराबर यू एफ, अब देखिए दो ठो vf इधर में से एक ठो vf चला गया, क्या बच गया, एक ठो vf बच गया। या यू भी बटा यू भी एफ बराबर यू एफ बटा यू भी एफ प्लस वी एफ बटा यू भी एफ, यानी दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, अब देखिए यू भी ए कैन यू भी कट गया, अब यू एफ और यू एफ ए कैन कट गया, अब ये वी एफ ए कैन कट गया, तो क्या बचा, 1 बटा एफ इक्वल 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, इसीलिए 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी। यही दर्पण सूत्र है जो आप लोगों के बीच अभी दिखाया गया है, हमें यही सिद्ध करना था। 1f बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी, जो आपके सामने दर्शाया गया, प्रूव हो चुका है कि 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी, यानी दर्पण के वस्तु की दूरी और उसके प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीचों का संबंध। इसी सवाल को ऐसा घुमा करके भी आपको पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि दर्पण के वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और उसकी फोकस दूरी में संबंध को स्थापित करें, तो भी आपको यही इसी को सिद्ध कर देना है। दोनों सेम सवाल है, घुमा करके ऐसे परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो चलिए, तो आप लोग इतना देर वीडियो पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट भी करें। थैंक यू।